भैया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं प्रोफेसर फैजान गुराया। आज हम बात करेंगे एसीसी 501 के लेसन नंबर 35 की कॉस्ट ऑफ कैपिटल की। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है इसको डिटेल में आज देखेंगे। सबसे पहली बात करते हैं कि कॉस्ट की बात बाद में करते हैं, पहले बात करते हैं कैपिटल की। कैपिटल किसका? बिजनेस का। चीजों को बड़ी तसल्ली से मैं समझाऊंगा, ध्यान से इस टॉपिक को समझिएगा, ये बहुत कुछ आपको क्लियर कर देगा। इवन इसमें पिछले भी कई लेक्चर्स आपके रिवाइज हो जाएंगे। बिजनेस में सरमाया लगता है, तो बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी है। आप मेरे पास साथ इस वक्त 6-7 स्टूडेंट या 7-8 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो कोई एक स्टूडेंट मुझे ये बताए कि सुपर एशिया के ऑनर का नाम क्या है। किसी को पता है तो बोले। जीएफसी फैन के ऑनर का नाम क्या है? सुजुकी कंपनी के ऑनर का नाम क्या है? होंडा के ऑनर का नाम क्या है? किसी को पता नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस अपनी शनाख्त रखता है। बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी है। तो अब बिजनेस के पास बेशक मालिक ने पैसा लगाया है, बेशक कर्ज लिया है, दोनों सूरतों में बिजनेस के पास एक लायबिलिटी है जो बिजनेस ने वापस करनी है। हाँ, ये वो लायबिलिटी है, ये तब तक वापस नहीं करनी जब तक बिजनेस चलता रहता है। एज कैप जो मालिक ने पैसा लगाया है, जब बिजनेस बंद होगा तब मालिक को पैसा उसका वापस मिल जाएगा। एट द एंड जाना पैसा मालिक के पास वापस ही है। ठीक है, अब ये जो बिजनेस का सरमाया है, ये सरमाया मेन दो जगहों से आता है, लेकिन हम उसे तीन जगहों में डिवाइड कर देते हैं। एक तो आ गया जनाब सरमाया मालिक का, इक्विटी। गलत जगह लिख दिया मैंने। अच्छा जी, एक तो आ गया इक्विटी। बिजनेस चला, बिजनेस को पैसों की जरूरत पड़ी, तो डेट ले लिया, कर्ज ले लिया। अब ये कर्ज भी एज ए सरमाया होगा, कैपिटल ही होगा। क्यों? क्योंकि इससे भी तो बिजनेस ही कर रहे हैं हम। अब बिजनेस जब स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होता है, तो डेट वालों को तो सिंपली इंटरेस्ट मिलता है। तो ये इंटरेस्ट क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ डेट। यानी कि डेट जो आपने लिया है ये उसकी कॉस्ट है जो आप सालाना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो इक्विटी का जो रेट ऑफ रिटर्न होगा, ठीक है, यानी कि जो एक मालिकान को पैसा देना है डिविडेंड की शक्ल में या जो रिटर्न आ रहा है, दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये कहलाते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब होता क्या है कि कंपनी जब मालिक को पैसा देगी तो जो अर्निंग है कंपनी की, अब उस अर्निंग में से जो पैसा कमाया है, अर्निंग या प्रॉफिट, उस प्रॉफिट में से कंपनी करेगी पैसा डिस्ट्रीब्यूट। उसको कहते हैं डिविडेंड। लेकिन डिविडेंड हर साल नहीं मिलता। कभी कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड दे दिया, कभी कंपनी कहती है जी पैसे नहीं है, कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा। अब कंपनी, जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, अब हम थोड़ी सी बात करते हैं एक कॉर्नर में इन्वेस्टर्स की। इन्वेस्टर होते हैं दो तरह के। एक होता है रिस्क टेकर, एक होता है रिस्क अवर्स। एक हो गया रिस्क टेकर और एक रिस्क अवर्स। रिस्क टेकर वो जो रिस्क लेते हैं, वो तो इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे, स्टॉक चेंज में जाएंगे, शेयर्स खरीदेंगे। जो रिस्क अवर्स होते हैं वो कहते हैं जी हमें डिविडेंड हर साल चाहिए, बेशक थोड़ा दो, हमें खतरा ज्यादा नहीं लेना, हमने रिस्क कम लेना है। तो फिर ऐसे लोगों के लिए एक नया सरमाया जारी किया जाता है जिसे कहते हैं प्रेफर्ड इक्विटी या प्रेफर्ड स्टॉक कह लें। अब ये सरमाए के तीन हिस्से हो गए। तो इसका जो रिटर्न होगा, जो रेट होगा,
उसे कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक कहते हैं। यानी कि इन शॉर्ट, ऑल दीज आर इंक्लूडेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब देखें, डेट का अपना रेट है, फर्ज करें 12% है। प्रेफर्ड स्टॉक का अपना रेट है, फर्ज करें 15% है। इक्विटी का अपना रेट है, फर्ज करें 20% है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी 20% निकला है, कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक 15% निकला है, कॉस्ट ऑफ डेट 12% निकला है, जो हमें गिवन है। वो कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताएं। तो हमारा कैपिटल तीनों का मजमूआ है। तो एक तो ये है कि तीनों को जमा कर दो जी, 20, 15, 35 और 12, 47% जी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गया। सुनने वाला कहेगा पागल हो गए हो, ये कैसे आया। दूसरा तो ये क्या है जी, एवरेज ले लो, तीनों को जमा करके 47 हुआ, एवरेज लिया तो तकरीबन 15.67 आ गया जी। अब यहां पे सवाल पैदा होता है कि ये एवरेज हम कैसे लेंगे। पता चलता है जी कि बिजनेस के अंदर बिजनेस का टोटल कैपिटल 10 लाख है। ये टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस हो गया। वी इज इक्वल टू, यानी कि टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस। खुरम आप कुछ पूछने लगे थे या कोई और को पूछने लगा था बीच में? चलें ठीक है, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा बीच में, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, वैल्यू बिजनेस की 10 लाख है। 10 लाख में 3 लाख का डेट है, 2 लाख का प्रेफर्ड स्टॉक है, और 5 लाख की इक्विटी है। अब यहां पे देखें कि जब इनकी इन्वेस्टमेंट ही सेम नहीं है तो कैसे हम इनकी एवरेज ले सकते हैं, कि ये तीनों को जमा करके 3 पे डिवाइड कर दें। तो हमें करना क्या होगा, हमें जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट है उस हिसाब से इन तीनों की वेटेज निकालनी होगी। अब यहां पे क्या नजर आ रहा है कि ये 30% है, नजर आ रहा है ना। कैसे कि 3 लाख को 10 लाख में डिवाइड करो, 100 से जरा तो 30% आ गया। ये 20% है, और ये 50% है। 5 लाख 10 लाख का 50% ही बनता है। तो हम इस परसेंटेज के मुताबिक इन रेट्स को पहले एडजस्ट करेंगे। यानी कि हम, ये आ गई वेटेज, ये हमने फाइंड की वेटेज। अब हम इन रेट्स की वेटेज निकालेंगे। यानी कि 12 का 30% लें तो वो आता है 3.6%। अब 15 का 20% लें तो वो आता है 3%। अब 20 का 50% लें तो ये आता है 10%। अब तीनों को जमा कर लें, इधर जमा कर लेते हैं। 10 और 3 13 और 3 16, 16.6%, यानी कि 16.6%। हम पहले अगर निकाल रहे थे वो 15.67 आ रहा था, जबकि जब वेटर के साथ निकाला तो वो 16.6% निकला। तो ये आपका एक्चुअली कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जो कि हमने एक्चुअल निकाला है। लेकिन स्टिल यहां पे एक चीज मिसिंग हो गई। क्या मिसिंग हुई, पहले हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फार्मूला लिखते हैं, यहां से फार्मूला बनाते हैं। कैसे फार्मूला बनेगा? देखिए जी, मैंने क्या किया, मैंने जो डेट है, डेट को डिवाइड किया वैल्यू पे, तो उसकी वेटेज निकाली, यानी कि डी ओवर वी आ गया। फिर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसको इसके रेट के साथ, आर डी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जी। यानी कि ये जो कोई साइन नहीं है या ब्रैकेट लगा दे तो फिर ये कंफर्म होगा ये मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर मैंने क्या, प्लस कर लिया। इसी तरह मैंने प्रेफर्ड स्टॉक को भी वैल्यू पे डिवाइड किया, तो ये 20% निकला। 2 लाख को 10 लाख में डिवाइड किया, और मैं इसको मल्टीप्लाई कर दिया आरपी के साथ। ये आपका आर डी है, ये आर पी है, और ये आर ई है। ये आपका डी है, ये आपका पी है, और ये आपका ई है। और फिर मैंने ई को डिवाइड किया वी के साथ, और मल्टीप्लाई कर दिया आर ई के साथ। तीनों को मैंने कर लिया जमा, तो ये मेरा आ गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल। लेकिन मैंने जो कि वेटेज निकाली थी और फिर एवरेज ली, वेटेज निकाल के इनकी एवरेज निकाली है, तो ये आ जाएगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वैक कहते हैं इसे। अब मैंने कहा जी मैंने एक चीज मिस कर दी, वो क्या की है, इसके साथ आता है 1 माइनस टैक्स।
हमने टैक्स को डिस्कस नहीं किया। थोड़ा सा टैक्स को डिस्कस कर लें। हम जब इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं ना, तो वो आती है जी सेल लेस सीजीएस, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया, लेस इंटरेस्ट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, टैक्स माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट आ गया। फिर आ जाएगा डिविडेंड पेड, डिविडेंड माइनस करेंगे। अब ये डिविडेंड में दोनों डिविडेंड आ जाएंगे, प्रेफर्ड डिविडेंड भी और कॉमन स्टॉक डिविडेंड भी। तो हमारे पास आ गया रिटेन्ड अर्निंग्स। अगर आप गौर करें तो इंटरेस्ट टैक्स से पहले माइनस हुआ है और डिविडेंड टैक्स के बाद माइनस हुआ है। तो इसका मतलब है डिविडेंड टैक्स एडजस्टेड हो गया, क्योंकि टैक्स पहले माइनस हो गया था, तो डिविडेंड में टैक्स एडजस्ट हो चुका है। जबकि इंटरेस्ट टैक्स एडजस्टेड नहीं है। तो एक चीज ये हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपने को रेशो निकालनी है या एवरेज फाइंड करनी है, तो वो हमेशा एक जैसी क्वांटिटीज में होगी। आप कहो कि मेरे पास 10 किलो चीनी है और मेरे पास 5 लीटर ऑयल है, तो मैं दोनों की एवरेज निकालना चाहता हूं, तो कैसे निकालूंगा? तो सुनने वाला कहेगा तू पागल है, 1 लीटर में चीज है, एक तेरे पास केजीज में है, तो एवरेज कैसे निकालेगा? क्यों? क्योंकि उनके यूनिट सेम नहीं है। सेम इशू यहां पे है कि डिविडेंड टैक्स एडजस्टेड है और इंटरेस्ट टैक्स एडजस्टेड नहीं है। तो हमें फिर जो है ना हमारा डेट, उसको भी टैक्स एडजस्टेड करना पड़ता है। तो इसलिए हम उसको 1 - टैक्स भी करते हैं। अगर टैक्स की परसेंटेज गिवन है तो 1 - टैक्स करेंगे, नहीं गिवन तो हम इस पोर्शन को माइनस कर देंगे। तो ये हमारा कंप्लीट वैक आ गया। अब आते हैं हैंडआउट्स की तरफ। तो देखते हैं कि हमने आज क्या सीखा, और जो एग्जाम्पल आएगी फिर उसकी प्रैक्टिस करेंगे। एक जनरल सी एग्जाम्पल हमने यहाँ पे प्रैक्टिस कर ली है, लेकिन स्टिल आगे जो आएगी उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज और दे दूं, हमें वो अक्सर फाइंड करने के लिए कहेगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी, RE फाइंड करने के लिए कहेगा। इसके लिए दो तरह का वो डाटा देता है। एक देता है कैपम अप्रोच का, हम इसको पढ़ चुके हैं। RF माइनस RM, सॉरी यहां पे प्लस है, -RF मल्टीप्लाई बाय बीटा। दूसरा हमने एक टॉपिक पढ़ा हुआ है कि इसको, ये RE हो गया आपका, RE इज इक्वल टू D1/P प्लस G। यानी कि फॉर्मूला हमारा था P इज इक्वल टू D1/R - G। इसको रीअरेंज करेंगे तो ये बन जाएगा। ये दो तरह के फार्मूले का डाटा वो देता है, और वो कहता है कि जी RE पहले फाइंड करें फिर बैक निकालिएगा। तो वो क्वेश्चन वाइज डिपेंड करता है क्वेश्चन में डाटा कौन सा है। अगर बीटा गिवन है तो कैपम अप्रोच लगेगा। अगर ग्रोथ गिवन है तो इसको जॉर्डन ग्रोथ मॉडल कहते हैं, ये डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल कहते हैं, DDM, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। ये दो चीजें इसमें कही जाती हैं। जी अब हम अपने हैंडआउट्स की तरफ आते हैं। हम्म, जी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आगे चलते हैं जी। इसमें देखते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड करनी है हमने। देखें ये मैं अभी आपको बता रहा था ये फार्मूला, तो ये फार्मूला यहां लिखा हुआ है, ये फार्मूला जी। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन वो देख रहा है, तो हम क्वेश्चन देखते हैं। ये डिविडेंड हमारे पास $4 पर ईयर लास्ट ईयर। अगर ये लास्ट ईयर है तो ये D0 है, हम अच्छी तरह से जानते हैं। और उसके एज्यूमिंग दैट डिविडेंड एस्टिमेट ग्रोथ, ग्रोथ आ गई 6%, और आपका P आ गया $60, प्राइस आ गई।
तो D1 4 है, 1 + G जो है हम करेंगे D1 फाइंड करने के लिए, ये D0 है, तो 4.24 आ गया। ये सारी चीजें हम पहले सीख चुके हैं, कोई नई चीज नहीं है यहाँ पे। तो वो P पे डिवाइड करेंगे D1 को, तो हमारे पास 13.07% आपका आर ही आ गया। नेक्स्ट चलेंगे। कॉस्ट ऑफ डेट हमें गिवन होती है, ये कभी भी फाइंड नहीं करना पड़ता, कंफर्म बात है। कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक का फार्मूला हम पीछे पढ़ चुके हैं, पढ़ के आए हैं कि D/P होता है। नॉर्मली प्रेफर्ड स्टॉक भी फाइंड करने के लिए वो नहीं कहता आपको डाटा, वो गिवन देगा, लेकिन फिर भी अगर वो दे दे डाटा तो D/P फाइंड करना सही था। डिविडेंड गिवन होगा। अब 1 इशू प्रेफर्ड स्टॉक पेड 1.78 एनुअल डिविडेंड, इसका हर साल डिविडेंड जो कि सेम होता है, तो ये डी आ गया। और 25.35 ये उसकी प्राइस आ गई। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक निकल आएगी। दो प्राइसेस दिए हैं, ये अलग दिया है, तो दोनों का अलग अलग निकलेगा। एक प्रेफर्ड स्टॉक हमारा आया 7.02 और एक हमारा आया 6.91। अच्छा जी। अब कैपिटल स्ट्रक्चर वेट्स ये मैंने आपको समझा दिए। ये देखिए V = E+D, और E/V और +D/V। अब प्रेफर्ड स्टॉक इसमें वो नहीं दे रहा। प्रेफर्ड स्टॉक गिवन हो लिख लेते हैं, ना गिवन हो तो हम उसको स्किप कर देते हैं। टैक्स इफेक्ट ये मैं आपको बता चुका हूँ, डिटेल में मैंने बता दिया है टैक्स का इफेक्ट क्या होता है। अब देखें, 1 टैक्स कर रहा है 9%, RD है, यानी कि रेट ऑफ डेट है। और 1 टैक्स किया तो 5.94 रेट ऑफ टैक्स डेट रह गया। अब ये 5.94 क्वेश्चन में यूज होगा। तो आगे आते हैं लेसन नंबर 36 पे। ये जी बैक का फार्मूला है जो मैंने आपको लिख के दिखाया। मैंने जो कि कंप्लीट फार्मूला लिखा था, यहाँ इनकम्प्लीट लिखा हुआ है। ये जी थोड़े नीचे आ गया कंप्लीट फार्मूला। उस मैंने डेट पहले लिखा है, उसने डेट बाद में लिख दिया है। बात कोई नहीं है, सेम ही है, नथिंग डिफरेंट। ये आपका बैक का फार्मूला है जी। अब आते हैं आगे किसी क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। Suppose a company want to renovate its warehouse distribution system. The plan will cost $50 million and expected to save 12 million per year after the taxes over next 6 years. The company has target debt equity ratio 1/3 है। ये 1/3 का मतलब है कि डेट और जितनी दोनों को जमा कर लेंगे 1/3 को। ठीक है, ये 1 + 3 आ जाएगा, 4 हो गया। अब 1/4 +3/4, ये आपका आ गया, जो कि 0.75 इक्विटी है और 0.25 डेट है। ये इनके वेट्स निकाले हैं। बाकी आपने टैक्स उसने 34% ये दिया हुआ है। तो आप इनको इम्प्लीमेंट करेंगे, जैसे कि पीछे करके आपको दिखाया, सारा समझाया भी है कैसे कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा था। तो आपका वैक निकला 16.65। दोबारा बताता चलो, प्रेफरेंस गिवन ना हो तो हम नहीं लिखते। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए वो कह रहा है कि जी, वो कहता है मेरी इन्वेस्टमेंट है 50 मिलियन की, और मुझे हर साल 12 मिलियन आ रहा है रिटर्न। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने अभी अपना वैग निकाला है 16.675। और ये भी हम जो यहाँ पे आप फार्मूला लगाएंगे वो ये लगेगा। मैं फार्मूला बताता चलूँ एनपीवी के लिए। जो कि रिटर्न रेट सेम है, तो R × 1 - 1/1 +R⁴ ये फार्मूला इंप्लीमेंट होना है। अब आर जो है यहां पे लगेगा, ये जो आर है ये बेसिकली आपका बैक होगा। इसको आप इंप्लीमेंट करेंगे तो आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकल आएगी। ये सारी चीजें जो कि पीछे पड़ी हुई हैं, फिर भी मैं इस वीडियो के अंदर एनपीवी का और जो भी जो जो चीजें भी इसमें डिस्कस हो रही हैं उन सब के जो वीडियोस हैं उनके लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि जिसने नहीं वो लेक्चर सुना हुआ वो लेक्चर सुन ले। हम इन चीजों को डिस्कस करने लगे तो फिर हम आगे नहीं पढ़ पाएंगे। नेक्स्ट चलेंगे। कोई नई बात आती है तो बताता हूँ, बाकी वही चीजें चल रही हैं तो हम फिर। ये क्या हो गया जी, लेसन नंबर 37 कैपिटल स्ट्रक्चर है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में डिस्कस होगा। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर स्टूडेंट्स आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना हरगिज ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।